और देखिए ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, और अगर आप ये तैयार करके जाते हो अंतर से संबंधित क्वेश्चन, तो ये अंतर वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम 16 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि आप अपनी तैयारी धीमे से करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही तेजी से करने लगिएगा, रात रात में पढ़िएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं। तो देखिए भाई, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10 साइंस में, जैसे आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी होती है, तो बायोलॉजी में आप सभी के एग्जाम में अंतर से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, और ये आपकी गारंटी है भाई साहब की जो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न बताऊंगा वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। वो किसी भी सेट में आ सकते हैं लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हर साल रिपीट होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है आपके 2019, 2020 और 2017 में पूछा गया था, और इस बार 100% मैं कह रहा हूं आएगा, क्योंकि 2022 में नहीं आया था। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे समझाएंगे आपको, हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है ना, रटेंगे कुछ भी नहीं हम लोग, सब क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन ले रखा है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि जो हमारे समजात अंग और समरूप अंग होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका हम लोगों को उदाहरण देकर इन्हें समझाना है। तो भाई हम लोग इनको कैसे समझा सकते हैं, आखिर में समजात अंग और समरूप अंग क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग ला लेंगे समजात अंग या फिर समरूप अंग। ठीक है ना, समजातता या फिर समजात अंग। ठीक है ना, तो देखिए समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों को, हम दोनों को ही समझाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे आप लोग समजातता। तो देखिए ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है, यानी कि जिनकी संरचना मतलब कि जिनकी बनावट और जिनकी संरचना, यानी बनावट यानी कि संरचना, और उत्पत्ति यानी जैसे वो पैदा होते हैं, तो जिनकी संरचना और जिनकी उत्पत्ति, पैदा होने की उत्पत्ति समान होती है। ठीक है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। और एक बार और समझ लेना यहां पर कि जो इनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है, लेकिन इनकी कार्य करने की क्रिया भिन्न भिन्न होती है। तो एक बार पढ़ेंगे दोबारा हम लोग कि भाई साहब ऐसे अंग जिनकी संरचना व उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य करने की क्रिया अलग अलग होती है, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल इसका। ठीक है ना, एग्जाम्पल जैसे कि पक्षी के पंख हो गए जो कि उड़ने के काम आते हैं। ठीक है ना, और घोड़े की अगली टांग जो कि दौड़ने के काम आती है। ठीक है ना, और मनुष्य का हाथ जो कि भाई साहब किसी कार्य को करने के लिए काम आता है। और इनकी मूल संरचना, अगर सभी की संरचना देखें तो भाई साहब समान है, लेकिन संरचना किस तरीके से समान है, इस तरीके से समान है जैसे कि भाई साहब जैसे कि जो आपका पंछी का पंख होते हैं ना, ठीक है ना, तो ये एक तरीके से हाथ के समान होते हैं, हाथ के समान। और घोड़े की जो आगे की टांग होती है वो आपके मनुष्य के आगे वाले 2 हाथों के समान होती है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? तो इनकी संरचना व कार्य करने की क्रिया जो है ना अलग अलग है, लेकिन ये उत्पत्ति और इनकी संरचना समान है। तो इस तरीके से आप समझाता या फिर समजात अंग को समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आगे हम लोग आपको समझाने वाले हैं भाई साहब समरूप अंग क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए समरूप अंग को समझ लीजिए। देखिए समरूप अंग क्या होते हैं इनको समझिएगा आप लोग। देखिए ऐसे अंग जिनकी संरचना व उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि जिनकी संरचना, जिनकी बनावट व उत्पत्ति यानी कि जैसे वो पैदा होते हैं वो तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन कार्य करने की क्रिया जो होती है ना वो समान होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया, समजातता या फिर समजात अंग को, तो भाई साहब आप लोग समरूप अंग को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ रटने वाला है नहीं, सब कुछ समझने वाला है। यानी कि ऐसे अंग जिनकी संरचना व उत्पत्ति समान होती है, सॉरी संरचना व उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन कार्य करने की जो क्रिया होती है वो समान होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। इस तरीके से आप आसानी से समझ लेंगे। और देखिएगा यहाँ पर जो आप लोग यहाँ समझना, इसका एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पर आप लोगों के लिए। कीट, पंछी एवं चमगादड़ के पंख जो कि उड़ने के लिए कार्य करते हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति व संरचना कैसी होती है, भिन्न होती है। मतलब कि भाई साहब समझना, जो कीट हो गए, हम लोग नहीं कहते कीट हो गए, पतंगे हो गई, तो कीट पतंगे तो मतलब वो सभी उड़ते हैं, कीट पतंगे सभी उड़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पंछी भी हमारा उड़ता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई साहब, चमगादड़ भी उड़ता है, तो ये तीनों ही उड़ते हैं अपने पंखों के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करते हैं चमगादड़ के पंखों की, तो उसमें भाई साहब कंकाल पाया जाता है, लेकिन जो पंछी के
पंख होते हैं इनमें कंकाल नहीं पाया जाता है और कीट के पंखों में कंकाल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है आगे कि कीट के पंख काइटिन के बने होते हैं, यानी कि काइटिन एक कह सकते हो एक प्रकार की हमारी जैसे कि हम लोग के हाथ होते हैं तो हाथों में हड्डियां पाई जाती हैं, तो कीटों के पंख में काइटिन बने होते हैं, ठीक है ना, काइटिन पाए जाते हैं जिनसे मिलकर कह रहा हूँ सॉरी, जिनसे पंख इनके बने होते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पर कंकाल नहीं होता है, ठीक है ना, जिनमें कंकाल नहीं होता है, और जबकि चमगादड़ के पंखों में कंकाल होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समजात और समरूप अंगों को मैंने आपको बताया। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट समझिएगा, हम लोगों का अगला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग बहुत ही अच्छे समझना। ये आपके 2022 और 19 और 15 में, यानी कि इससे पहले वाले एग्जाम में, जो आपका एग्जाम इससे पहले हुआ था 2020-22 में, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा था कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद की, यानी कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना कीजिए। अब देखिए समझना सबसे पहले ये कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद आखिर है क्या। तो देखिए लैमार्कवाद एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, जिन्होंने एक आप लोगों का समझना जो आपका चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो उन लोगों ने अपने कुछ तथ्य दिए थे कि भाई साहब ऐसा है ना कि जो जिराफ हैं इनकी प्रजातियां इस तरीके से थीं और उनकी प्रजातियां इस तरीके से थीं। तो डार्विनवाद और आप लोगों के लैमार्क ने अलग अलग कुछ अपने तथ्य दिए थे, तो उन्हीं के आधार पर जो इन्होंने तथ्य दिए तो उन्हीं के आधार पर इनका एक अंतर निकल के आ जाता है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद के जो भी अंतर थे उसको समझाइएगा, और ये दोनों ही वैज्ञानिकों ने ये अंतर दिए थे। देखिए सबसे पहले लैमार्कवाद ने कहा था कि लैमार्क के अनुसार, अब लैमार्कवाद ने क्या कहा था कि लैमार्क ने कहा था कि लैमार्क के अनुसार, यानी कि लैमार्क जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार जिराफ के जो पूर्वज थे ना, छोटी गर्दन व छोटे कद वाले हुआ करते थे, ठीक है ना, जिसके कारण वे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को, यानी कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने उन्हें अपनी गर्दन को उचकाना पड़ता था, और वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाते थे उचकाते से, जिसके साथ साथ वो पत्तियों को खाते थे। तो ये किसने कहा था? ये लैमार्कवाद ने कहा था, ठीक है ना। और अगर हम डार्विनवाद की बात करें, आप लोग लिख लेना यहाँ पर, अगर आप समझ गए ना तो आप उस तरीके से लिख लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर रटेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। अब लैमार्कवाद में आप लिखेंगे कि जिराफ के पूर्वज विभिन्न ऊंचाई की गर्दन वाले थे, मतलब कि उनका कहना था, डार्विनवाद का कहना था कि जो जिराफ के पूर्वज थे ना वो ऊंची गर्दन वाले हुआ करते थे, लेकिन लैमार्कवाद का कहना था कि वो छोटी गर्दन वाले व छोटे कद वाले हुआ करते थे। और डार्विनवाद का कहना था कि जिराफ के जो पूर्वज थे वो ऊंची गर्दन वाले थे, और ये विभिन्नता उनकी अनुवांशिकी थी। मतलब कि कहने का मतलब है कि भाई साहब जो इस समय अगर आप देखेंगे जिराफ हैं बड़ी गर्दन वाले हैं, ठीक है ना, तो इनका कहना था कि जो इनके पूर्वज हैं वो भी बड़ी गर्दन वाले थे, लेकिन लैमार्क का कहना है कि वो छोटी गर्दन वाले थे। तो ये इन्होंने अपने अपने अंतर दिए थे। पहला अंतर आपको इस तरीके से लिख लेना। अब देखिए आपको इसका दूसरा अंतर कैसे लिखना है उसको समझने का प्रयास करना। देखिए दूसरे अंतर में आपको लिखना है कि लगातार लंबे वृक्षों से, आपको लैमार्कवाद में ये लिखना है कि लगातार लंबे वृक्षों से, जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करने के कारण अगली पीढ़ी की संतानें कुछ लंबी और कुछ छोटी पैदा हुई। कुछ गर्दन, यानी कि समझने का प्रयास करना दोबारा कि लगातार लंबे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के कारण अगली पीढ़ी की संतानें कुछ लंबी गर्दन वाली बन गई, कुछ लंबी वाली बनी और कुछ छोटी गर्दन वाली भी बनी, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से इसको समझ लेना। देखिए रटना नहीं है, समझना है। तो समझ गए तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो पॉइंट को, ठीक है ना। अब देखिए डार्विनवाद ने क्या कहा था। डार्विनवाद ने कहा था कि जीवन संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ, जो जीवन का संघर्ष था ना, अब जैसे कि जीवन संघर्ष में अगर हम लोग हैं, अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, और अगर हम किसी चीज़ को पाते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। आप बोर्ड एग्जाम के लिए संघर्ष करोगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, बिना संघर्ष के आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले, आप भी जानते हैं। तो जीवन संघर्ष में, मतलब कि जीवन के संघर्ष में लंबे गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए, और इसलिए प्राकृतिक चयन के कारण छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे ना वो नष्ट हो गए, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था। वो भाई साहब पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो क्या हो गए, वो एक समय ऐसा आया कि भाई साहब वो नष्ट हो गए। अगर आप देखेंगे ना तो आपको सारे के सारे जितने भी जिराफ मिलेंगे सभी लंबी गर्दन वाले मिलेंगे। और ये देखिए 2022, 19 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक अभी हम लोग और देखने वाले हैं, मतलब कि इसका एक पॉइंट और देखने वाले, जो तीसरा पॉइंट है उसको आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो भाई साहब देखिएगा ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। बहुत ही अच्छा पॉइंट है तीसरा वाला, इसको भी अच्छे से समझ लेना जैसे आप लोगों ने पहले वाले पॉइंट को समझा है। ये पॉइंट हमसे कह रहा है कि लैमार्कवाद के अनुसार गर्दन तथा टांगों के, यानी कि गर्दन और टांगों के अधिकाधिक उपयोग से, अधिकाधिक का मतलब होता है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा उपयोग करना। जैसे कि जो
पूर्वज थे ना जिराफ के, वो बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे अपने पैरों का और अपनी गर्दन का पत्तियों को पाने के लिए। जो पहले के जो पेड़ हुआ करते थे ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, जो जिराफ थे उन पत्तियों को और पेड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन पैर को सबको उचकाया करते थे। तो उस स्थिति में क्या हुआ भाई साहब, अपने पैरों को अंगों को उचकाया करते थे, जिससे कि उनकी गर्दन लंबी होने लगी। इस तरीके से जो नए जीव आए, नए जिराफ आए, उनकी भी गर्दन लंबी होने लगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट आप समझ सकते हैं। और देखिएगा डार्विनवाद में आपको लिखना है कि यानी कि और देखिए डार्विनवाद में आपको क्या लिखना है, इधर साइड इसमें लिखना है आपको प्रतियोगिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप प्राकृतिक चयन के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष बचे रहे। मतलब कहने का ये मतलब है कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भाई साहब कहा था कि जीवन संघर्ष में भाई साहब वही जीव केवल जीवित बचे जो छोटी मतलब कि जो बड़ी गर्दन वाले थे, वो बचे, और जो छोटी गर्दन वाले थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। और इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था भाई साहब कि जो लेमार्क के अनुसार जो अधिकाधिक जो टांगों का उपयोग करते थे ना, अधिकाधिक टांगों का उपयोग करते थे, जिससे कि उनकी गर्दन लंबी हो गई, और ऐसा करने से उनकी संतानें भी लंबी हो गई। जबकि इन दोनों का एक दूसरे का जो अर्थ था अलग अलग विपरीत निकल रहा था। आप लोगों ने 3 पॉइंट समझे, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर से संबंधित वो लाया हूं, तो आप लोग उनको तैयार कर लेना। और देखिए ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, और अगर आप ये तैयार करके जाते हो अंतर से संबंधित क्वेश्चन, तो ये अंतर वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा वाला प्रश्न क्या है, इसको समझने का प्रयास करना। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने लिया है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप को अंतर स्पष्ट कीजिए। अरे यानी कि यहाँ पर समझने का प्रयास करना भाई लोग कि जो हम लोगों का जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है ये क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं, जो जीनोटाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं जीन प्रारूप, और फिनोटाइप को हम लोग कहते हैं लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। फिर से समझना, जीनोटाइप को हम लोग कहते हैं जीन प्रारूप और फिनोटाइप को कहते हैं हम लोग लक्षण प्रारूप। ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए इसके बेस पर हम लोग इसके कुछ अंतर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे जीनोटाइप का अंतर। तो देखिए जीनोटाइप का अंतर लिखेंगे आप लोग कि जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप जीवन के जीन संगठन को व्यक्त करता है, जीवन के जीनी संगठन को व्यक्त करता है, जो कि उसमें उसके अलग अलग लक्षणों को व्यक्त करता है। जैसे कि आप हो, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो लक्षण होते दिखाई नहीं देते हैं, मतलब कि आपका स्वभाव कैसा है अंदर से, आपका स्वभाव कोई देख नहीं सकता, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? जीन लक्षण यानी कि जीन प्रारूप। ठीक है ना। जो स्वभाव, जैसे कि आप अंदर से कैसे हो, आपका मन कैसा, आपके विचार कैसे, तो विचार को कोई नहीं देख पाता। ठीक है ना। आप अंदर से कैसे हो, ठीक है ना, तो वो चीज़ कोई देख नहीं पाता, तो उसे हम लोग कहते हैं जीन प्रारूप। ये दिखाई नहीं देते हैं। हम बात कर लेते हैं भाई साहब लक्षण प्रारूप की। तो देखिए लक्षण प्रारूप में क्या लिखना है आपको कि लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग एवं स्वभाव को व्यक्त करता है। अब देखिए किसी व्यक्ति का स्वभाव है ना, तो वो बोलचाल से पता चल जाता है, उसको हम लोगों को दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें भाई साहब जैसे कि अंदर, मैंने बोला कि आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से कैसे हो, तो वो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप अंदर से क्या सोच रहे हो। ठीक है ना, तो वो किसी को तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें लक्षण प्रारूप की, जैसे कि उसका आकार हो गया, स्वभाव हो गया, रंग हो गया, तो इसके बारे में सभी को पता चल जाता है और ये हमारे दिखाई देते हैं। तो देखिए 2 अंतर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर तीसरा अंतर आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा अंतर हमारा इसमें है जो कि हमारा जीनोटाइप का यानी कि जीन प्रारूप का है कि समान जीन प्रारूप वाले जीव, मतलब कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि जो समान जीन प्रारूप वाले जीव होते हैं वो लक्षण प्रारूप के हो सकते हैं। जितने भी समान जीन प्रारूप वाले जीव होते हैं वो भाई साहब उनके जो लक्षण प्रारूप होता है वो समान हो सकता है। आप सोच करके देखिएगा, आपका जो है ना, आपका जो जीन प्रारूप है अगर वही समान है तो लक्षण प्रारूप तो वैसे भी समान होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता भाई साहब कि जो लक्षण प्रारूप वाले जीव होते हैं वो हमेशा जीन प्रारूप वाले हो सकते हैं। यहाँ देखिएगा समझना कि समान लक्षण प्रारूप वाले जीन यानी कि जो समान लक्षण प्रारूप वाले जीव होते हैं, जीवों की जीनी संरचना, जो जीनी संरचना होती समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब कि जो बात से आप लोगों के लक्षण प्रारूप वाले जीव होते हैं वो हो सकते हैं जीन यानी कि जीन प्रारूप वाले हो भी सकते हैं और जीन प्रारूप वाले नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग ये तीसरा पॉइंट आसानी से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए चौथा जो हम लोगों ने क्वेश्चन ले रखा है इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास। अब देखिए जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है हमसे, तो देखिए क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है उसको आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है ना।
और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। देखिए ये अलग अलग सेट में आता है प्रश्न, और जिसके कारण ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप सेट उठा करके देखोगे तो आपको 100% ये 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिलेंगे सेट में, ठीक है ना, हर साल के सेट में मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन, श्वसन तथा स्वाच्छोवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग श्वसन समझेंगे। श्वसन की क्रिया आप सभी लोगों को पता होगी क्या होती है भाई साहब। श्वसन की क्रिया मनुष्य करते हैं और भाई साहब जो जीव जंतु होते हैं वो करते हैं। वो करते कैसे हैं भाई साहब, वो आप लोगों को पता होगा कि भाई साहब वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं, और आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वो जल बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको पता है, तो यहां समझिएगा कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है। मतलब कि जो श्वसन होती है एक अपचयी क्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मैंने आपसे क्या कहा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो समझना, जैसे श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है, इतना समझ लिया। इसके बाद श्वसन में किसका हो रहा है, श्वसन का ऑक्सीकरण, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से तात्पर्य है जो ग्लूकोज है हमारा C6H12O6। यहाँ जो हम लोगों का ग्लूकोज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है ना, C6H12O6। तो जो हम लोगों का ग्लूकोज होता है इसका क्या हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और इसमें जल भी आपका निकलता है, बट उसको नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना ही लिखकर आने हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतना आपने समझ लिया। इसके बाद आप लोगों को सेकेंड पॉइंट इसमें स्वाच्छोवास में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट आपका है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट में स्वाच्छोवास में लिखना है कि यह एक भौतिक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है, जबकि यह एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो मनुष्य होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं, वो रासायनिक क्रिया होती है। जी हाँ, बिल्कुल वह रासायनिक क्रिया ही होती है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों का स्वाच्छोवास एक भौतिक क्रिया होती है, यानी कि भौतिक क्रिया होती है। अब देखिए इसमें आपको लिखना है जिसमें आपको क्या लिखना है, जिसमें आपको लिखना है कि जिससे शरीर ऑक्सीजन का अंतःग्रहण करता है और CO2 का बहिष्करण करता है। तो मतलब समझना, जैसे कि इस क्रिया में होता क्या, देखिए इस क्रिया में जो होता है शरीर हमारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इतनी चीज़ आप लोग स्वाच्छोवास को। अब देखिए यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, और इसको समझ लेना, यह जो क्रिया होती है कोशिका के अंदर होती है। जो आपकी श्वसन की क्रिया होती है कोशिका के अंदर होती है, और ये स्वाच्छोवास की क्रिया जो होती है ना, समझ लेना इसको, ये कोशिका के बाहर होती है, ठीक है ना। समझ गए इतना चीज़ आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग समझना थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा अच्छे से। तीसरा वाला पॉइंट आप लोग समझ लेना कि इस क्रिया में श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि जहां पर यह क्रिया संपन्न होती है जाकर के वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें जो श्वसनांग होते हैं वो हमारे होते हैं फेफड़े। तो यहाँ पर जहाँ ये क्रिया संपन्न होती है वो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई साहब आप लोगों को मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताए, 4 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन आपको 100% रट करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। अगर आप ये 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले रट करके जाते हो तो मेरा पूरा उम्मीद है कि भाई साहब ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और भाई साहब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना है तो आपको इसी तरीके से अब सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखनी होगी, जो कि हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। क्या आप लोग, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज की वीडियो सभी को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।